हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आज कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी विषय इकाई 3, जिसकी अध्याय का नाम है दैनिक पंजी व नकलवही, इसका पार्ट 3 भाग 3 लेकर के आपके सामने पहलवान सिंह राजपूत आपकी किताब का सवाल क्रमांक भी 3 है, इसको लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, एक बात मैं बिल्कुल बहुत ही उससे बता दी जाना चाहता हूँ, आप इसको बड़ी गंभीरता से सुनें कि आपने यदि वाणिज्य विषय लिया है और अकाउंटेंसी विषय में आप दक्ष होना चाहते हैं, अकाउंटेंसी का काम आप बड़ी कुशलता के साथ करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप जनरल एंट्रियों को इतना फोकस करो, इतना अभ्यास करो कि आपको यदि कोई सोते हुए में भी आपको यदि जगा दे और पूछे कि इसकी क्या जनरल एंट्री होगी तो आप उसको बता सकें। तो जनरल एंट्री अकाउंटेंसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, एक तरह से उसकी जान होती है। जिस विद्यार्थी को जनरल एंट्रियाँ ठीक ढंग से आती हैं वो अकाउंटेंसी में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। तो आप बच्चों, जितनी जनरल एंट्रियाँ मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, आपकी किताब में ढेर सारी जनरल एंट्रियाँ दी हैं, इन सब को हल करें और साथ साथ आप लाइब्रेरी से दूसरे लेखक की किताबें लेकर भी जनरल एंट्रियों का अभ्यास करें। आप बल्कि आदत में डाल लें कि आप उठते बैठते अपने मित्रों से मिलते समय आप कोई भी सौदा बोल दें और उसकी जनरल एंट्री उससे बोलने को कहें या स्वयं बोलें। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो अवश्य ही आप जनरल के मामले में दक्षता आपको हासिल होगी। अन्यथा ये विषय आपको बहुत कठिन लगेगा। कठिन नहीं है, पर जो जनरल सीख लेता है, आप जनरल में बिल्कुल पूरा समय दे दीजिए। यदि जनरल का काम आपने सीख लिया तो आगे का सारा काम आपका बिल्कुल सरल हो जाएगा। और यदि आप जनरल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसमें इतने जागरूक नहीं है तो आगे का काम आपको बिल्कुल कठिन लगेगा, आपको कोई बात बिल्कुल समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जनरल लेखाकर्म की नींव होती है। इस लेखाकर्म रूपी भवन में जो है आपका वही खाते जनरल रूपी नींव पर खड़ा होता है। इसी को वही खाते के नाम से हम जानते हैं कि जो भी कोई भी सौदा होता है उसको हम पहचानते हैं, फिर मापते हैं, फिर पुस्तकों में उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखने का ही काम होता है। लिखने के इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। उन नियम सिद्धांतों को बड़े ध्यान से सुनने मात्र से ही बच्चों याद हो जाते हैं। बड़े कठिन नियम नहीं होते हैं, बट अभ्यास की इसमें आवश्यकता होती है। बच्चे ऐसे कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होद सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अभ्यास ही किसी कार्य में निपुणता लाती है, तो आप अभ्यास करें। आज मैं नए सवाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रश्न क्रमांक 3, इस सवाल को मैंने भी टाइप किया है, टाइप करके लिखा है। यदि आपके पास किताब है तो किताब में भी देखें और इसको देखें। विनय ब्रदर्स नाम का एक व्यापारी है जिसके जनरल में हमको अगस्त 2017 में इसकी जनरल में इसके लिखे करना है। जैसे कि बच्चों मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, जर्नल दौरा लेखा प्रणाली में लेखांकन की पहली पुस्तक होती है। जैसे ही व्यापार में कोई सौदा होता है, कोई लेन देन होता है, तो सबसे पहले हम उस सौदे को जनरल नाम की पुस्तक में लिख लेते हैं। जनरल नाम की पुस्तक में लिखते हैं और फिर आगे का काम इस पर ही आधारित होता है। तो पहला सौदा 20,000 रुपये नकदी, 6,000 रुपये के माल और 2,000 रुपये के फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया है। यहाँ अभी तक बच्चों आपने देखा था कि व्यापारी एक केवल नकदी से व्यापार आरंभ कर रहा था, लेकिन अब यहाँ 3 चीज़ों से व्यापार आरंभ कर रहा है। रोकड़ है, माल है और फर्नीचर है। इन 3 चीज़ों से व्यापार आरंभ कर रहा है। तो ये पूंजी की परिभाषा होती है कि व्यापारी व्यापार शुरू करते समय जो नकदी, जो माल, जो फर्नीचर व्यापार में लगाता है वो सब पूंजी के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों
इस व्यवहार में आपके 4 खाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दोहरा लेखा का नियम है, कोई भी सौदा होगा, कोई भी लेन देन होगा, हमेशा 2 खाते होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे हमेशा। तो आप देखो, पूंजी रोकड़ के साथ भी है, पूंजी माल जिसको हम स्टॉक के नाम से जानेंगे यहाँ पर, और फर्नीचर के साथ भी है। अर्थात कौन कौन से खाते हो गए इसमें? एक रोकड़ खाता हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी लेन देन नगद हो तो एक रोकड़ खाता प्रभावित होता है, रोकड़ पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रभावित होने का मतलब ये होता है रोकड़ या तो कम हो रही होती है ज़्यादा। माल खाता, जब व्यापार आराम करते हैं तो बच्चों इसको स्टॉक के नाम से लिखते हैं, जैसे कि आपने लेखांकन समीकरण में देखा था। लेखांकन समीकरण भी आपने यहाँ बनाया था, ये राशि रोकड़ के नीचे लिखी होगी और ये राशि आपने स्टॉक के नीचे लिखी होगी और ये फर्नीचर के नीचे। तो एक रोकड़ खाता हो गया, एक स्टॉक खाता हो गया और एक फर्नीचर खाता हो गया। तीनों ही वस्तुगत खाते हैं, तीनों का प्रकार वस्तुगत है, तीनों ही वस्तुएं आ रही हैं, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और तीनों का जोड़ पूंजी कहलाएगा। पूंजी खाता व्यक्तिगत खाता होता है। जब व्यापारी व्यापार शुरू करता है तो व्यापारी व्यापार के लिए जो पैसा देता है उसको हम पूंजी के नाम से जानते हैं। व्यापारी का खाता ना खोल करके, उसके नाम से खाता ना खोल करके उसके स्थान पर पूंजी खाता इस्तेमाल करते हैं। आगे मैंने नियम तालिका में भी इस बात को स्पष्ट किया है, वहाँ आपको 4 खाते दिखाई देंगे। अर्थात वैसे तो इसमें 6 हैं, एक पूंजी रोकड़ के साथ भी है, पूंजी स्टॉक के साथ भी है, पूंजी आपकी फर्नीचर के साथ भी है। जब एक खाता कई खातों के साथ आता है तो उसको कॉमन रूप से हम ले लेते हैं, गणित की भाषा में इसको कॉमन लेना बोलते हैं। तो पूंजी खाता तीनों के साथ है, तीनों में देने वाला है, इसलिए 4 दिखाई देंगे। वास्तव में यहाँ 6 खाते हैं आपको। पूंजी खाता तीनों में आ रहा है, इसलिए चार्ट में आप देखेंगे रोकड़ से माल खरीदा है तो बच्चों इसमें क्रय खाता आएगा और रोकड़ खाता आएगा। रोकड़ी माल खरीदना, नगद माल खरीदना, दोनों ही वस्तुगत खाते हैं। क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, यहाँ रोकड़ जा रही है इसलिए जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। नकदी माल बेचा है, यहाँ भी बच्चों दोनों खाते वस्तुगत हैं, एक रोकड़ खाता है और एक विक्रय खाता है। जब माल बेचते हैं तो विक्रय खाता और खरीदते हैं तो क्रय खाता प्रभावित होता है। अब ये याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको आसानी से, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं होती है। व्यापारी जिन चीज़ों का व्यापार करता है वो माल कहलाता है, खरीदते हैं तो उसको क्रय बोलते हैं, बेचते हैं तो विक्रय बोलते हैं। अर्थात इसको हम क्रय खाते के नाम से खाते में लिखते हैं और बेचने वाले को विक्रय के नाम से करते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके नाम होते हैं, वैसे यहाँ भी लेन देन बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमें उनके नाम रखना पड़ते हैं। और नाम पर यदि हमारे सबके नाम नहीं होते तो हम कैसे एक दूसरे को पहचानते, नहीं पहचान पाते। रोकड़ शब्द बच्चों तभी आएगा, कहीं रोकड़ शब्द लिखा रहता है, कहीं नकदी लिखा रहता है, बट इसको रोकड़ खाते के नाम, नकदी नाम से कोई खाता नहीं होता, ये ध्यान रखना है। नकदी सौदा, रोकड़ खाता, रोकड़ सौदा एक ही चीज़ होता है, दोनों ही वस्तुगत हैं, एक में वस्तु आ रही एक जा रही है। विक्रय खाता बच्चों क्योंकि विक्रय में वस्तु हमेशा जाती है। से माल नकदी खरीदा, इसको ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ सुनील की कोई उपयोगिता नहीं है, यहाँ सौदा नकदी है। यदि वस्तु कोई चीज़ हमने वस्तु खरीदी और बेची है और नाम दिया है तो उसको उधार मानते हैं, और नाम नहीं दिया है तो नगद मानते हैं। बट यहाँ नाम भी दिया और नगद शब्द भी लिया है, इसलिए नगद शब्द हो जाने पर सुनील के खाते पर कोई प्रभाव, रोकड़ खाता और क्रय खाता ही आएगा। दोनों वस्तुगत खाते हैं, क्रय खाते को डेबिट करेंगे और रोकड़ खाते को क्रेडिट करेंगे। आगे चार्ट में और बताऊंगा। कपिल को माल बेचा है, ये सौदा उधार हो गया बच्चों। कपिल व्यक्ति है, बेच रहे हैं तो विक्रय हो गया। कपिल पाने वाला है, इसको डेबिट करेंगे, विक्रय खाता क्रेडिट करेंगे। लेखन सामग्री, इसको स्टेशनरी बोलते हैं। स्टेशनरी व्यापार का व्यय होती है एक तरह का, जो दैनिक क्रियाओं से संबंधित खर्चे होते हैं उनको बच्चों आप व्यापारी के व्यय के नाम से जानते हैं। ये नाम मात्र के खाते कहलाते हैं, इनको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। यदि ये दे रहे हैं तो व्यय और मिल रहे हैं तो आय होते हैं। तो लेखन सामग्री खाता या स्टेशनरी खाता नाम मात्र का खाता होता है, व्यय का है इसलिए डेबिट करेंगे, रोकड़ जा रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे। कपिल ने माल वापस किया, अब ये बच्चों देखो, कपिल को अपन ने माल बेचा था तो विक्रय हो गया, अब जो वापस करेगा तो उसको विक्रय वापसी बोलेंगे। पहले आपको मैंने थ्योरी वाले अध्याय में आपको बताया था क्रय वापसी विक्रय वापसी की परिभाषा। माल खाते के भाग बताए थे। माल खाते को बच्चों 6 भागों में बांटा गया है, स्टॉक, क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और चालान पर माल। खरीदें तो क्रय, बेचे तो विक्रय, खरीदा हुआ माल वापस है तो क्रय वापसी,
बेचा हुआ माल वापस आए तो विक्रय वापसी, चूँकि कपिल को माल बेचा है, कपिल ने माल लौटाया, तो एक विक्रय वापसी खाते में आएगा और एक कपिल का नाम आएगा। कैसे आएगा इसको देखेंगे अभी। महेश को वेतन का भुगतान किया है। यदि कोई नाम मात्र का खाता है और उसके साथ नाम होता है तो नाम का कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे हम बिजली का बिल भरेंगे तो बिजली व्यय खाता लिखेंगे, ना कि विद्युत मंडल का खाता। व्यक्ति का नाम बच्चों केवल तभी आता है जब हम तो या उसको उधार माल बेचें या उधार माल खरीदें या पहले का दिया हुआ लिया हुआ वापस करें, तब नाम आता है। यदि कोई व्यय के साथ व्यक्ति का नाम होता है तो एक सामान्य जानकारी होती है, उसको नहीं लिखते, उसका खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस काम के लिए उसको दे रहे हैं वो खाता आता है। नाम लिखने का मतलब है कि हम उसको या तो उधार दे रहे हैं या लिया था तो लौटा रहे हैं। तो हम वेतन उधार तो देते नहीं हैं बच्चों, काम के बदले में देते हैं, इसलिए वेतन खाता आएगा। महेश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। महेश एक सामान्य जानकारी है, महेश का नाम लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अभी चलता आप। तो ये आपका पूरा प्रश्न होगा। आप देखो मैंने इसका चार्ट बनाया है, इस चार्ट को फिर से दोहराता हूँ। देखो पहले वाले लेन देन में आपके 4 खाते प्रभावित होते हैं, रोकड़, स्टॉक, फर्नीचर। रोकड़ हमेशा वस्तुगत खाता रहेगी बच्चों, स्टॉक हमेशा वस्तुगत रहेगा, फर्नीचर वस्तुगत रहेगा। याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। पूंजी खाता हमेशा व्यक्तिगत रहेगा। व्यापार जब शुरू कर रहे हैं तो तीनों वस्तुएं आ रही हैं। वस्तुगत का नियम क्या है बच्चों, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। ये तीनों वस्तु व्यापारी व्यापार के लिए दे रहा है तो व्यापार में वस्तुएं आ रही हैं, इसलिए डेबिट करेंगे, और देने वाला व्यक्ति है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री करते समय ये तीनों खाते डेबिट होंगे और एक खाता। हाँ, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब कोई भी सौदा होता है तो उसमें सामान्यतः 2 खाते होते हैं और एक डेबिट क्रेडिट। यदि उस सौदे में 4 या 6 खाते होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन सौदों में या तो 2 खाते डेबिट हों और एक क्रेडिट हो, या 2 क्रेडिट हों और एक डेबिट हो। तो ऐसी स्थिति में उनको अलग अलग ना लिख करके एक साथ उनकी एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसी प्रविष्टियों को बच्चों मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम रोकड़ खाता डेबिट टू पूंजी खाता, स्टॉक खाता डेबिट टू पूंजी खाता, फर्नीचर खाता डेबिट टू पूंजी खाता नहीं करेंगे, क्योंकि पूंजी खाता तीनों के साथ आ रहा है। तो यहाँ 3 खाते डेबिट हो रहे हैं और एक खाता क्रेडिट हो रहा है, इसलिए तीनों खातों को डेबिट करेंगे, उनसे संबंधित एक खाता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो बच्चों हमें 3 प्रविष्टियाँ करना पड़ेंगी, इससे समय ज़्यादा लगेगा और श्रम अधिक होगा। तो मिश्रित प्रविष्टि करने का उद्देश्य समय और श्रम को बचाना होता है। और ये कब होती हैं, जब एक ही तारीख में कई खाते डेबिट हों और उनसे संबंधित एक खाता क्रेडिट हो, या कई खाते क्रेडिट हों और उनसे संबंधित एक खाता डेबिट हो, तो उनको अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो आगे देखेंगे आप। क्रय में बच्चों में स्पष्ट कर चुका हूँ। दूसरी वाले लेन देन में क्रय खाता और रोकड़ खाता है, दोनों ही वस्तुएं। क्रय में वस्तु आती है और रोकड़ जा रही है, इसकी जाने वाली वस्तु को फार्मूला वही है, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। ये हमेशा बच्चे वस्तुगत खाते रहेंगे, याद हो गए होंगे। अब 3-4 सवाल करने के बाद आपको आसानी से पता चल जाता है कि इनको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हमें ये चार्ट बना लेना चाहिए। ये चार्ट आप रफ कापी पे बना लेना, फेयर कापी पे चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 सवाल का बना लेना। बट मैं अभ्यास के बतौर मैंने चार्ट बना लिए हैं और मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ। या आप नहीं भी बनाएंगे तो आप कभी भी वीडियो खोल करके ये आसानी से देख सकते हैं। मेन आंसर आपका जनरल एंट्री होंगी जो नीचे की है मैंने। इसमें रोकड़ खाता और विक्रय खाता है, दोनों ही वस्तुगत खाते हैं। रोकड़ में विक्रय में रोकड़ आ रही है और माल जा रहा है, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। चौथा देखिए, फिर क्रय है, सेम एंट्री हो गई। कपिल को माल बेचा है, इसलिए बच्चों कपिल व्यक्ति है, कपिल पाने वाला है। व्यक्ति का नियम है, पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो हमारे लिए कपिल पाने वाला इसलिए डेबिट करेंगे और विक्रय खाता क्रेडिट करेंगे। ये भी याद कर लो बच्चों, क्रय हमेशा डेबिट होता है, विक्रय हमेशा क्रेडिट होता है। फिर आपको बार बार नियम लिखने की आवश्यकता होगी नहीं, याद हो जाएंगे। रोकड़ आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, बार बार हर प्रश्नों में ये दिए हैं। लेखन सामग्री नामात का खाता व्यय का है, इसलिए इसको डेबिट। रोकड़ इसमें जाएगी, लेखन सामग्री करेंगे तो नकद पैसा जाएगा, इसलिए क्रेडिट। दोनों, एक नामात का खाता है और एक वस्तुगत खाता है। हाँ, ये देखो विक्रय वापसी खाता आ गया, बेचा हुआ माल वापस आता है तो विक्रय वापसी खाता बच्चों हमेशा डेबिट होता है, तो क्रय वापसी खाता हमेशा क्रेडिट होगा, ऐसे याद रखें। विक्रय क्रेडिट होता है तो विक्रय वापसी डेबिट होता है, ऐसे याद रख लीजिए। क्रय डेबिट होता है तो क्रय वापसी क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है। क्रय वापसी विक्रय वापसी में 100% एक व्यक्ति का नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम डेबिट क्रेडिट कर देंगे आप। तो यहाँ कपिल। और देखो महेश को वेतन दिया तो वेतन खाता आएगा, महेश नहीं आएगा बच्चों।
व्यक्ति का नाम केवल तभी आता है जब हम उससे उधार पैसा लें या उसको दें या उससे उधार माल खरीदें, कोई चीज़ खरीदें, कोई चीज़ को उधार बेचें, तो आता है। नाम लिखने का मतलब है उसके खाते में उतनी राशि लिखना है। तो हम यहाँ वेतन महेश को उधार नहीं दे रहे हैं, उससे काम कराए उसके बदले में, इसलिए यहाँ वेतन खाता प्रभावित हुआ। ये ध्यान से देखें, ये वही खाते का सिद्धांत कहता है। सैद्धांतिक त्रुटियाँ हो जाती हैं इसमें, रोकड़ खाता हो। ये चार्ट जैसे आपने बना लिया है, चार्ट में डेबिट की खाते कर लिए, तो मैडम अब लिखना ही भर है। लिखने का काम आप देख लीजिए, मैंने नीचे लिखा है, ये देखिए मैसर विनय एंड ब्रदर्स की पुस्तकों में नकल वही की है मैंने। देखो 3 खाते डेबिट हो रहे हैं और उन तीनों के जोड़ से पूंजी खाता क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब ये मिश्रित प्रविष्टि कहलाती है, इसी को मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। तारीख, यहाँ देखो मैंने तारीख भी कैसे डाली है, ऊपर 2017, नीचे अगस्त का महीना, पहली तारीख को। इसमें 3 खाते डेबिट हो रहे हैं, तो जितने खाते डेबिट सबको डेबिट कर दो। कई खाते डेबिट हो सकते हैं बच्चों, कई खाते क्रेडिट हो सकते हैं। लिखने का तरीका वही है, कहाँ से लिखना है ये सीख लीजिए आपको। डेबिट खाते को हमेशा पहली वाली लाइन से, पहले वाले कॉलम के वहाँ से लिखना है, उनको सट के बिल्कुल लाइन से लग के लिखना है। जितने भी खाते डेबिट हो रहे सबके नाम लिखिए और सबकी राशि उनके सामने लिख दीजिए, और सबके जोड़ से जो खाता क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिख कर क्रेडिट। बट ये ध्यान रखना कि दोनों पक्षों का जोड़ बराबर आना चाहिए। दोहरा लेखा का ये सिद्धांत है, जितनी राशि हम डेबिट करेंगे उतनी राशि क्रेडिट करेंगे, तभी तो हमारा तलपट बराबर आएगा। जो आपका लेखांकन समीकरण जो आपने पढ़ा वो इसी पर आधारित तो है। लेखांकन समीकरण हम यही तो बताता था। कॉलमों का ध्यान रखें, कॉलम दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, रकम डेबिट, रकम क्रेडिट रहेंगे। जनरल में 5 कॉलम होते हैं। तारीख वाले कॉलम में सौदे की तारीख लिखते हैं। तारीख लिखने का तरीका ऊपर सन, नीचे उसके फिर महीना, फिर डेट लिखी जाती है। क्रेडिट खाते को हमेशा थोड़ा सा हट के लिखते हैं, जैसे यहाँ पूंजी खाते को लिखा है मैंने। इसके साथ टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में लिखना है तो टू मत लगाओ, से लगा दो, पूंजी खाते से हो जाएगा। जब पूरी प्रविष्टि हो जाती है तो संक्षिप्त में नीचे सौदे का हम एक विवरण लिखते हैं, जिसको ब्यौरा या नरेशन कहते हैं। ब्यौरे से क्या मतलब है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो संबंधित खाते को डेबिट और क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट डेबिट करने के बाद जस्ट नीचे छोटे कोष्टक में उस सौदे का संक्षिप्त में विवरण लिखा जाए, जिसको ब्यौरा या नरेशन के नाम से जानते हैं। तो आप बच्चों यहाँ देखो 3 चीज़ों से व्यापार आरंभ कर रहे हैं, नकदी, माल और फर्नीचर। हो गया। हो जाने के बाद ये लाइन ज़रूर खींचेंगे आप। लाइन हमेशा विवरण वाले कॉलम में खींचना है आपको, है। देखो मैंने विवरण वाले कॉलम पे लाइन खींचने का उद्देश्य ये होता है कि एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि से अलग दिखाई देती है। पूरी लाइन नहीं खींचना है, पूरी लाइन केवल आखिरी में ही खींची जाती है बच्चों, है। विवरण वाले कॉलम में ही लाइन खींचना है ध्यान से। खाता पृष्ठ वाला कॉलम खाली पड़ा रहता है। जब जनरल का हमारा काम पूरा हो जाता है तो फिर इन सौदों को हम एक दूसरी बही में लिखते हैं, जिसको खाता बही बोलते हैं। तो जब खाता बही में इसको लिखेंगे तो उस बही में इस किस पेज पर लिखा है उसका पेज नंबर यहाँ डाला जाता है, खाता पृष्ठ क्रमांक कहलाता है। तो मान लीजिए ये रोकड़ खाता 10 पेज पर है तो यहाँ 10 लिख दूंगा। स्टॉक खाता 5 पेज पर, 5 नंबर 5 लिख दूंगा। फर्नीचर खाता 6 नंबर पर तो 6 लिख दूंगा। पूंजी खाता मान लो 40 नंबर पेज पर तो 40 डाल दूँ। ये इसका फ़ायदा होता है कि खाता बही में किस पेज नंबर पर लिखा गया है। इस क्रिया को बच्चों पृष्ठांकन के नाम से डालते हैं। अब जब खाता आएगा तब मैं और वहाँ आपको बताऊँगा उदाहरण से। पर ये प्रविष्टि बच्चों मिश्रित प्रविष्टि है। मिश्रित प्रविष्टि की क्या परिभाषा हो गई, जब किसी एक तारीख में कोई ऐसा लेन देन हो जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट हों और उनसे संबंधित एक खाता क्रेडिट हो, या इसके विपरीत 2 या 2 से अधिक खाते क्रेडिट हों और उनसे संबंधित एक खाता डेबिट हो। तो ऐसे सौदों को हम अलग अलग ना लिख करके एक साथ उनका लेखा कर लेते हैं। ऐसी प्रविष्टियों को हम मिश्रित प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। ये उदाहरण है आपके सामने। यदि मैं बच्चों इसकी अलग अलग प्रविष्टि करता तो मुझे 3 प्रविष्टियाँ करना पड़ती। 3 प्रविष्टियाँ करता था मुझे समय ज़्यादा लगता और श्रम भी ज़्यादा करना पड़ता। इसलिए मैंने इसको अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख दिया। अलग अलग लिखता तो कैसे लिखता बच्चों, रोकड़ खाता डेबिट 20,000 और टू पूंजी खाता 20,000, फिर स्टॉक खाता डेबिट 8,000 टू पूंजी खाता 8,000, फिर फर्नीचर खाता डेबिट 2,000 टू पूंजी खाता 2,000। तो सैद्धांतिक रूप से मैं कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, बट किसी काम को मैं जो एक बार में हो रहा है वो 3 बार में कर रहा हूँ। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगा, इतना समय क्यों लगाऊंगा, इकट्ठे कर लूँगा ना। तो ये आपको देखना है। तो ये सवाल के साथ साथ मैं बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ। जैसे मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया। नकल बही में सौदों को कैसे लिखा जाता है, तारीख में क्या लिखा जाता है, विवरण में सौदे का विवरण लिखा जाता है, अर्थात किस खाते को डेबिट किया और किस खाते को आपने
क्रिएट किया जाता है, वो लिखा जाता है। खाता पृष्ठ वाले कॉलम में खाते का पेज क्रमांक लिखते हैं कि संबंधित ये डेबिट खाता बही की किस पेज नंबर पर है, वो लिखा जाता है। रकम डेबिट वाले कॉलम में जो रजिस्ट्रार खाते को हम डेबिट कर रहे हैं उसकी राशि लिखती है, क्रेडिट वाले में क्रेडिट की। बड़े गौर से देखो, बड़ी बारीकी से देखो इसको, बहुत दिमाग में बिल्कुल उतर जाओ, आप दिमाग से पूरी तरह से जनरल में उतर जाओ, क्योंकि जब ये आपको स्पष्ट हो गए तो आगे की चीज़ें बहुत ही आसानी से होने वाली हैं, अन्यथा आपको विषय फिर कठिन लगेगा। और तो जैसे आप हिंदी आप पढ़ते हैं, आज हिंदी दिवस है बच्चों, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं। तो आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी तभी पढ़ पाते हैं जब आपने पहले वर्णमाला बाराखड़ी सीखी होगी। तो आप जब छोटे से रहे होंगे तब आपको वर्णमाला लिखना ही कठिन लगा, बट आज आप वर्णमाला अच्छे से सीख गए हैं, बाराखड़ी अच्छे से आती है, तो आप हिंदी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो काम कर सकते। ठीक ऐसे ही है जनरल, आप अच्छे से सीख गए तो बाकी काम। अब बच्चों जैसे ही पेज भर जाता है तो फिर क्या करते हैं, उस पेज के शेष को हम कैरी फॉरवर्ड कहते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करना बोलते हैं, आगे ले जाना बोलते हैं। इसको C/F लिखा जाता है, C फॉर कैरी है और F फॉर फॉरवर्ड है। ये काम लेकिन तभी होता है जब बच्चों पेज भर जाता है। मेरा पेज भर गया है, मेरी स्लाइड, यदि मैं एक ही पेज पर बहुत सारी स्लाइड बनाऊंगा तो अक्षर बहुत छोटे हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक पेज के लिए, एक स्लाइड के लिए 1 या 2 एंट्री रखी है, इसलिए मुझे बार बार कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। इसको शेष ले जाना बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, शेष जनरल के शेष को आगे ले जाने से क्या तात्पर्य है। जब बच्चों जनरल का पेज भर जाता है तो जिस पेज पे हम लिख रहे हैं उस पेज के शेष को हमें अगले पेज पर ले जाना होता है। ये तो हमें पेज नंबर, मान लीजिए 1 के शेष जोड़ को अगले पेज नंबर 2 पे ले जाना है, तो 1 के शेष को 2 पे ले जाने की क्रिया को कैरी फॉरवर्ड करना बोलते हैं, शेष आगे ले जाना है। हिंदी में लिखना है तो बच्चों शेष नीचे ले गए, ऐसा लिख सकते हैं आप, या CD भी लिख सकते हैं, कैरी डाउन भी लिख सकते हैं इसको बच्चों, CD या CF के नाम से भी जाना जा सकता है। ये लेकिन प्रक्रिया आपको तब अपनाना है जब अभी आपका पेज नहीं भरा है, तो आपको ये काम नहीं करना है, और हमेशा आप फ्रेश पेज से ही सवाल की शुरुआत करें। तो ये नीचे CF 30,000 लिखा है, यदि आपका पेज भर रहा है तो करना, नहीं तो आप छोड़ देना है। आप तब करना जब आपका पेज भर जाए, ये ध्यान रखना है। ऐसा मत करना आप हैं कि आप एक एंट्री के बाद कैरी फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया, कैरी फॉरवर्ड करने की क्रिया आपको बच्चों तभी दोहराना है जब आपका पूरा पेज भर जाए, ठीक है। यदि आप एक पेज पे मान लो 4 एंट्री आ रही तो पहले 4 का जोड़ लगाएं तब करें, तो 4 की राशि का आपका जोड़ अलग आएगा ना बच्चों, ये ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हो गई इस पर। अब अगला सौदा देख लीजिए, नगद खरीदा है, पहले भी बता चुका हूँ। तारीख बदल गई है, पेज भी बदल गया है। जब पेज बदल जाता है तो फिर आपको सन एक ही बार डालना है, एक पेज पे सन एक ही बार आएगा। यदि सन बदलता है तो आपको बदलना है या पेज बदलना है। बट आपका पेज बदल रहा है और पहले पेज भर गया, तो देखो मेरे इस पेज की शुरुआत पिछले पेज के जोड़ से होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में अपन जनरल का जोड़ लगाते हैं ना बच्चों। जब तक आप शेष को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक जोड़ आगे कैसे लगेगा। तो 30,000 आप ना लिखें, क्योंकि आपका अभी पेज नहीं भरा होगा, मुझे मालूम है आपका पेज अभी भरेगा 3-4 एंट्री के बाद, तो आप तभी जोड़ लगाएं, तभी इसको कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये VF मतलब बैक फॉरवर्ड होता है, BD भी बोलते हैं, बैक डाउन, या BD शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। हिंदी में लिखना है तो शेष नीचे लाया गया, नीला, शेष नीला भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पिछले पेज का जोड़ लिखूँगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये शेष नहीं लिखना है। यदि आपका पेज भर गया तो लिखना है, नहीं भरा है तो नहीं लिखना। वैसे आपका पेज नहीं भरा होगा भाई, एक जनरल एंट्री से थोड़ी आपका पेज हो, आपका रजिस्टर बड़ा है ना, ये ध्यान रखना है। फिर क्रय खाता डेबिट कर दिया नियम के अनुसार, रोकड़ खाता क्रेडिट कर दिया, नगद माल खरीदा, राशि लिख दी मैंने, इकाई का अंक इकाई के नीचे दहाई का अंक दिखाई। देखो मैंने कामा भी लगाता हूँ मैं, 1000 के बाद कामा, फिर 10,000 के बाद कामा। तो नगद माल बेचा है तो रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता, नकदी माल बेचा 4,000। तारीख, सौदे की तारीख लिखी जाती है हमेशा, जिस तारीख में सौदा होता है। तो ये बही खाते का काम, तो इसी को तो बही खाता बोलते हैं बच्चों। जो मैं जो काम कर रहा हूँ इसी को यही बही खाते की परिभाषा है। बही खाते पढ़ा होगा ना आपने परिभाषा, बही खाता किसे कहते हैं। व्यापार में जो वित्तीय लेन देन होते हैं, वह सौदे होते हैं, उन सौदों को तिथिवार नियमानुसार प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्ड करना, यही तो बही खाता है। इसमें आपने 3 काम किए, पहले सौदे को पहचाना, फिर आपने मापा कितने का है, और फिर लिखा रिकॉर्ड। ये काम बही खाता कहलाता है। और अगर यहाँ बही खाते का काम शुरू होता है, वहीं से लेखा कर्म का काम शुरू हो जाता है। अगला जो काम होगा वो लेखा कर्म का होगा।
लेखा कर्म का काम बच्चों थोड़ा कौशल का होता है, तकनीक का होता है, तो सीखें इसके लिए। फिर मेरा पेज भर गया तो देखो दोनों का जोड़ लगाकर 36,000 हो गया। पिछले जोड़ मैंने शामिल कर लिया 30 और 36 है। फिर कैरी फॉरवर्ड करूँगा तो नीचे जब जो पेज भर जाता है CF लिखते हैं और ऊपर BF लिखते हैं। BF का मतलब बैक फॉरवर्ड होता है बच्चों, शॉर्ट में लिखा है जी। हिंदी में लिख रहा तो हिंदी में लिख लेना। अब अगला पेज जब मैं शुरू करूँगा तो अगले पेज की शुरुआत मेरी 36,000 से होगी। देखिए कैसे, BF 36,000। फिर 10 तारीख को माल खरीदा है नकदी। यहाँ ध्यान रखना सुनील से नकद माल खरीदा है, सुनील का नाम नहीं आएगा, नरेशन में भले लिख दीजिए आप, तो क्रेडिट टू रोकड़ ही आएगा। 1200 रुपये है, हो गया। किताब में लिखा है, बाकी सब में चार्ट मैंने बनाई दिया है। कपिल को माल बेचा, ये उधार सौदा हुआ तो कपिल टू विक्रय होगा। तारीख 14 है। सन एक ही बार डालेंगे, एक पेज पे सन एक ही बार होता है, फिर बार बार सन डालने की आवश्यकता नहीं होती। फिर बच्चों मेरा पेज फिर भर गया, 3 पेज हो गए मेरे, तो तीनों पेजों का जोड़ 38,000 हो गया। पहले दूसरे तीनों पेजों को मैं जोड़ूंगा तो 38,000 हो रहा है। 36,000 में मैंने 2,000 जोड़ दिए थे। तो आप समझ मान लीजिए अब आपका पेज भरा है तो अब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आपके कैरी फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया 38,000 आएगी। यदि आपके पेज में 5 एंट्रियाँ आराम से आ जाती हैं बच्चों, यदि आपकी 5 एंट्रियाँ आ रही हैं तो आपके पहले पेज को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वहाँ आपको सीधे 38 लिखना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब आपका पेज भर जाए तो ऐसा कभी मत करना आप कि डेबिट खाता इस पेज पे रह जाए और क्रेडिट खाता उस पेज पे। पूरी प्रविष्टि हमेशा एक ही पेज पे लेना, भले चाहे थोड़ा सा पेज रह जाए तो रह जाना देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन खींचने की प्रक्रिया बच्चों ध्यान रखना, हर सौदे के बाद देखो लाइन खींचिए। मैंने लाइन खींचने से क्या हो रहा है फ़ायदा, एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि से अलग दिखाई देती है। एक लाइन भी छोड़ सकते हैं आप, लिखने के बाद लाइन छोड़ दें और इसी पे लाइन खींच दें, थोड़ा सा इसको डार्क कर दें, डार्क करने से दिखाई देता है। ये क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और प्रविष्टियाँ रह गई हैं अभी। लेखन सामग्री नामात का खाता है, डेबिट टू रोकड़ खाता हो गया। मेरे पेज की शुरुआत पिछले 7 पेज के जोड़ से हो रही है, फिर देख लीजिए 38,000 आ रहा है। पिछला पेज का मेरा जोड़ कितना था बच्चों, 38। इस 38 को मैं कहाँ ले आया, BF करके ये आ। फिर सौदा 18 तारीख को है। जिस तारीख में सौदा होता है जिस तारीख में नहीं होता खाली छोड़ते चले जाते हैं। तो लेखन सामग्री ये चार्ट मैंने पहले ही बता दिया है। लिखने का तरीका समझ लीजिए, डेबिट वाला खाता कहाँ से आएगा, क्रेडिट वाला कहाँ से आएगा। नरेशन लिख दिया इसमें, बिल्कुल आपको कॉपी करना है। जहाँ असुविधा होने पर आप तत्काल फ़ोन लगा करके पूछ सकते हैं। फ़ोन लगाने का समय ज़रूर आप ध्यान रखना। नगद लेखन सामग्री खरीदी। अब देखो कपिल ने माल लौटाया है, या कपिल देने वाला है इसलिए क्रेडिट हो गया, और विक्रय वापसी खाता हमेशा डेबिट होता है। ये फिक्स हो गया बच्चों ये फिक्स है कि विक्रय वापसी खाता हमेशा डेबिट हो, क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट हो। ऐसे भी याद कर लीजिए, आपको चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हर सौदे के बाद मैं लाइन खींच रहा हूँ, आप देख रहे हैं। हर सौदे के बाद ये लाइन खींची है मेरी, आपको भी लाइन खींचना है। और इधर लाइन नहीं खींचने का, देखो मैंने कहीं भी लाइन नहीं खींची है, बट यहाँ लाइन खींच लेना है जब पेज भर जाता है। अब मेरा पेज फिर भर गया, 38 में मैंने 500 जोड़ दिया, 38 500, फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एक बैक फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड। अब लाख एंट्री बची है बच्चों, वेतन रोकड़ दिया है तो महेश नहीं लिखा मैंने, देखो यहाँ पर वेतन खाता डेबिट होगा और रोकड़ खाता, ये ध्यान रखना। हम यदि मकान मालिक को किराया देते तो मकान मालिक का खाता थोड़ी लिखते हैं, किराया खाता लिखते हैं। मकान मालिक को हम उधार पैसा थोड़ी दे रहे हैं, उसके किराए के बदले में दे रहे हैं। ऐसे किसी से हमने काम कराया है तो उसको उधार थोड़ी दे रहे हैं। नाम लिखने का मतलब उधार हो गया बच्चों, इसलिए ध्यान रखना है। कोई आय और वैसे संबंधित मद है तो उसको वे करके ही लिखना है। वेतन खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, महेश नरेशन में भले लिख दीजिए, महेश को नकद वेतन। यहाँ भी देखो मैंने सबसे पहले बैक फॉरवर्ड शुरुआत की, 38,500 मेरा पिछले पेज का जोड़ था। और अब जनरल मेरी आखिरी एंट्री हो गई। अब मेरी जब आखिरी एंट्री हो जाती अब बच्चों आप पूरी लाइन खींच सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ दिनांक से लेकर के लास्ट तक मैंने लाइन खींच दी और फिर मैं जोड़ लगा दूंगा और इसको महायोग कहा जाता है। ये एक तरह से जनरल का आपका आंसर होता है। दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे। योग लगाने का बच्चों मकसद यही रहता है कि दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, नहीं एक पक्ष में राशि कम लिख दी और एक पक्ष में ज़्यादा है तो क्या होगा, आपके दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आएगा। तो गलती आपकी यहीं से हो गई, गलती आपने यहीं से शुरू करनी है, तो आगे तो सब काम गलत होना ही होना है। तो एक बार फिर बच्चों में इस बात को दोहराऊँ कि जनरल जितनी आप रोज़ कम से कम नियम बना लो कि हमें 10 जनरल एंट्री करना ही है साल भर। कम से कम आप 1 महीने तो 10 जनरल एंट्रियाँ करो,
और फिर 1 महीने के बाद फिर चाहे आप मौखिक बोलना सीखो, मौखिक बोलो। आपके घर में यदि कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है तो उससे बात करें, या आपने दोस्त हैं तो आप मोबाइल पे दूसरी तरह की बातें ना करने के बाद उसको आप बोल दो 500 दे, आप बोल दो 5 वो आपको बोल दो, क्रॉस बोल दो को बोलो भाई जनरल एंट्री आपने क्या लिखी। ऐसे अभ्यास में आ जाएंगे। तो अभ्यास के लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। आप मेरे से भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, मेरे से पूछो क्या जनरल एंट्री होती है, मैं आपसे पूछूं। तो जब आप जनरल में निपुणता हासिल कर लेंगे तो आप अकाउंटिंग के बहुत मास्टर व्यक्ति कहलाएंगे, कभी आप असफल हो ही नहीं सकते। जनरल एंट्री अकाउंटिंग का जीव है, एक तरह से जीव के रूप में काम करता है। जिस व्यक्ति को जनरल एंट्री आती है, सारा अकाउंटिंग का खेल जनरल पर ही है, जनरल एंट्री के ऊपर, किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। 2 शब्द तो यही है अकाउंटिंग में, डेबिट और क्रेडिट। इसको डेबिट कर दो और इसको क्रेडिट कर दो, यहीं अल्टा पल्टी राशि होती रहती है। तो खातों के नाम पहचानना धीरे धीरे सीख ही जाएंगे आप। तो बच्चों इस तरह से ये 3 सवाल हो गए हैं आपके। अगला प्रश्न मैं आपको मिश्रित प्रविष्टियों का लेकर के हाजिर हूँगा, जो सवाल क्रमांक 5 होगा, और ये लाइव लेके आऊँगा, आपको लाइव करूँगा, लाइव के माध्यम से आपको बताऊँगा। बट आप चार्ट आप खुद तैयार कर लेंगे इसके लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको नवांकुर डिजी लेसन कैसा लगता है, नवांकुर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों को भी आप इसका उपयोग करने की सलाह दीजिए कि नवांकुर आपको ये सारा टीचिंग का मटेरियल बिल्कुल निःशुल्क दे रहा है, कोई भी इससे अलग से आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं। आप दूसरे लोगों के, दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को भी नवांकुर चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें और देखें। ये नवांकुर की एक अलग पहचान है, विशेषता है। आप चूँकि नवांकुर के विद्यार्थी हैं इसलिए आपको ये चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, और यूट्यूब पर ये सारे वीडियो डले हैं, बड़े उपयोगी हैं, सभी विषय के हैं, केवल कॉमर्स के ही नहीं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।